नमस्कार दोस्तों। तो हम आज फिर से हाजिर हैं और आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो आए हैं हम रस। तो आज हम रस पढ़ेंगे। तो रस आप जानते हैं हिंदी में, तो रस का शब्द सुनते ही एकदम रसवान हो जाते हैं और उसी को आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो रस क्या है पूरा पहले विश्लेषण पढ़ेंगे, फिर पाठ कैसे पढ़ेंगे उनको पाठ पे बाद में पहुँचेंगे धीरे धीरे। पहले तो रस क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि रस होता है जब किसी काव्य को पढ़ते, लिखते या सुनते हुए जो मन में भाव उत्पन्न होता है। ये डेफिनेशन से ढंग से देखिएगा। जब किसी काव्य को पढ़ते, सुनते और लिखते हुए मन में जो भाव उत्पन्न होता है, मन में भाव किसी प्रकार का हो सकता है, आपका गुस्सा का भी हो सकता है, क्रोध का भी हो सकता है और उत्सुकता भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, बहुत तरीके की होती हैं। तो इनमें से जो होते हैं इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रस। इसको एक लिखित परिभाषा में अगर हम डिफाइन करते हैं तो कह सकते हैं विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हम रस की व्युत्पत्ति होती है। अब समय आता है कि हिंदी जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ समझ नहीं आती है। हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तब भी लिखा होता विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, लेकिन समझ नहीं आता था कि ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं क्या। तो आज हम आपको बताएंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रस। रस के करेंगे भेद। रस के अवयव की बात करते हैं। रस के अवयव कैसे होते हैं, यहां से हमने इसके 4 भाग कर लिए। रस के हमने कितने किए, 4 भाग। और इन 4 भाग में हमने सबसे पहले लिखा स्थायी भाव, फिर लिखा विभाव, फिर लिखा अनुभाव और फिर लिखा संचारी भाव। अब समझिए ये क्या कहता है। रस का जो पहला भाव है स्थायी भाव। स्थायी भाव तो आप नाम से ही पता चलता है कि स्थायी, यानी इसे हम कह सकते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो हमारे भावों में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। फिर समझिए ये एक लंबे समय तक होता है। किसी के साथ खुशी है तो क्षणिक खुशी अलग चीज़ होती है, और एक प्रसन्नता है वो एक लंबे समय तक चलती है, गरीबी है एक लंबे समय तक चलती है, अमीरी है एक लंबे समय तक। तो ये क्या है, स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। विभाव को हम थोड़ा सा रोकेंगे यहीं पर, क्योंकि इसका विश्लेषण 2 तरीके से और होगा। क्या है विभाव वो भी हम बता देंगे, लेकिन हम एक शब्द में इसको यहाँ डिफाइन आपको कर दे रहे हैं। ये होता है कारण। किसके कारण हुआ, किसको हुआ, कैसे हुआ, उसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए रोक दिया। यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं जीवन के अंत तक, जन्म से मृत्यु तक लिख सकते हैं, जन्म से मृत्यु तक। अब यहाँ जन्म से मृत्यु तक हो गया। जैसे हम उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे रति, रति हो जाता है, शोक है, ETC, हास है। स्थायी भाव फिक्स होते हैं, वो हम आपको बताएंगे अलग अलग। विभाव में पहुंचे। विभाव का मतलब है कारण, किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, कैसे, ये भी। अब आते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं, इसे एक शब्द में कह सकते हैं चेष्टाएं। चेष्टाएं आप समझिएगा, चेष्टाएं क्या हैं कि जब भी कोई रिएक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, इसको दूसरे शब्दों में सकते हैं क्रिया एवं प्रतिक्रिया। कैसे, आप मुस्कुराए और मैं भी मुस्कुरा दिया, आप रोए और मैं भी रो दिया, आप चिल्लाए मैं रो दिया। तो ये जो क्षणिक होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ये रखा जाता है अनुभाव में। अब आ गया संचारी भाव। संचारी शब्द को जरा गौर से पढ़ो। संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन। हमारे शरीर में जो संचार हुआ इसका दूसरा नाम भी आता है या लिखा आता है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव
या तो ये लिखा होगा संचारी भाव का दूसरा किस नाम से जाना जाता है, व्यभिचारी नाम, और या फिर व्यभिचारी भाव को किस भाव से जाना जाता है, संचारी भाव के नाम से। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आती संचारी। अभी संचार से मतलब समझ लीजिए होता है कम्युनिकेशन। अब एक उदाहरण समझिए, फिर मैं आपको एक समझाऊँ कि होता क्या है कि जैसे हमने कोई चीज़ ली कि हाँ थोड़ा सा मजाक वाला ले लेते हैं पॉइंट। हमने लिया कि सपोज एक लड़की आई तो हमारे जो दिल में लड़की को देख करके तो स्थायी भाव जो क्या है कि एकदम वो सुंदर है, तो हमारे दिमाग में रति स्थायी भाव बैठ जाएगा। विभाव क्या होगा, विभाव होगा कि हमारे अंदर उसके अंदर जो भी एक्शन वेक्शन हुआ, जो भी हुआ देख करके, तो वो हो गया विभाव के अंतर्गत। और अब अनुभव क्या होता है, अनुभव बिल्कुल हमारे आसानी समझ लेंगे। जैसे ही वो मुस्कराई, हाँ बस समझ लो अनुभव हो गया। अब अनुभव के बाद आपके दिमाग में संचार शुरू हो गया, काय का, ओ ये तो वही वाली थी, अरे ये हंसी क्यों, ये कहाँ की थी, कैसे थी, अच्छा अब ये होगा। यानी सपने सजोना शुरू कर दिया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपके दिमाग में संचार होने लगा, कम्युनिकेशन होने लगा, तो वही हो गया संचारी भाव। अब हमने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब बवाल हम बताते हैं विभाव। विभाव को बताते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले विभाव को उतार के लाते हैं। विभाव के हमने दो भाग किए, एक करते हैं आलम्बन और लिखते हैं उद्दीपन। ठीक है, लिख दो, आपने लिख लिया ये, हाँ। तो ये हो गया आलम्बन और उद्दीपन। इसके बाद हम देखते हैं आलम्बन के हमारे पास दो भेद होते हैं, आश्रय आलम्बन और एक होता है विषय आलम्बन। अब आलम्बन को पहचानने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। ये होता है आपका सजीव और उद्दीपन होता है निर्जीव। मोटी भाषा में इसको ऐसे सजीव और निर्जीव से समझ लीजिएगा। क्या है मैं आपको बताता हूं। ये है कि विभाव में हमने आपको बताया था कि कारण किस तरीके का है। विभाव के हमने दो भाग कर दिया, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के भी हमने दो किए, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। अभी हमने एक लड़की की चर्चा की थी, तो हम बताते हैं मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ तो मैं हो गया आश्रय आलम्बन। समझ रहे हैं मेरी बात को। मुझे देख करके मैं एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, कैटरीना कैफ का ले लेता हूँ। जैसे मैं हूँ, मैंने कैटरीना कैफ को देखा तो मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ वो हुआ आश्रय आलम्बन। लेकिन किसके लिए, किसके प्रति हुआ, कैटरीना के लिए, तो इसका मतलब हो गया विषय आलम्बन। तो जिसके प्रति भावना आ रही है वो विषय आलम्बन होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय आलम्बन होता है। अब ये उद्दीपन क्या बवाल है, इसको समझ लीजिए। उद्दीपन होता है निर्जीव। उस व्यक्ति से संबंधित कुछ यादें हों, स्थान हो, जगह हो, कोई उसकी दी हुई चीज़ हो, ग्रीटिंग कार्ड हो, मैसेज हो, या कोई ऐसी चीज़ जो दिखी होती है जो हमें उस चीज़ को याद दिला देती है। किसी वो ज़माने में लोग पढ़ते थे तो कक्षा 8 से लेके हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो ये मैसेज वाला ये नहीं चलता था, तब वो चलता था ग्रीटिंग 2 रुपए का 5 रुपए का। तो उस ग्रीटिंग को आदान प्रदान होता था, तो ग्रीटिंग रखे रहते थे। 1-2 साल 4 साल बाद जब देखते थे तो वो याद आ जाती। तो जो वो ग्रीटिंग शब्द है वो यहाँ पर किसका काम करेगा, उद्दीपन का। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम ले चलते हैं आपको इसके भाग की तरफ। इसका वैसे बहुत भाग हैं, धीरे धीरे आपको कराएंगे। 8 और 9 रस होंगे तो हम सारे एक साथ नहीं बताएंगे। सबसे पहले ले चलते हैं आपको श्रृंगार रस की तरफ। हमारा डस्टर किधर है, चलिए अब हम आपको कराते हैं रस। मिल गया डस्टर। आगे यहां पर हम ले चलते हैं आपको श्रृंगार रस। अब देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जैसे ही सुनते हैं वैसे ही आनंद आना शुरू हो जाता। श्रृंगार रस की पहले परिभाषा सुनो,
जब नायक और नायिका के मिलने, परस्पर मिलने या विरह, विरह मतलब होता है विक्षोभ, अलग होने का जहाँ भी जिक्र आपको मिले तो समझ लेना श्रृंगार रस है। फिर से सुनो परिभाषा क्या है कि जब भी किसी नायक और नायिका के मिलने या परस्पर विरह के जो जहाँ भी वर्णन आपको मिले तो समझ लेना श्रृंगार रस है। ये है उसकी परिभाषा। अब यहाँ पर एक सबसे पहले परिभाषा के बाद यहाँ पर हम चाहें तो एक शब्द में लिख सकते हैं नायक नायिका। दोनों शब्द इसलिए लिखे जाते हैं कि चाहे नायक नायिका से मिले या नायिका नायक से मिले, नायक नायिका के मिलने या विरह का वर्णन हो तो श्रृंगार रस होता है। अब यहां तक हमने होता है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसमें दो शब्द आ गए, इसका मतलब श्रृंगार रस में दो प्रकार के काम होंगे। तो हम श्रृंगार रस वाकई में दो प्रकार से होता है। श्रृंगार नंबर एक संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। अब बिल्कुल ये दो शब्द जो हमने लिखे थे मिलने और विरह, अब आपको समझ में आ गया। जहां मेल मिलाप तो संयोग श्रृंगार, जहां विरह अलग होना वहां वियोग श्रृंगार। दोनों का हो गया, लेकिन दोनों का स्थायी भाव एक ही होता है। स्थायी भाव क्या है? रति। अब हम रति शब्द को आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं। रति मीन्स होता है शोभा। हमने अब इससे पहले अलंकार पढ़ाए थे तो उसमें कहा था रति रति शोभा सारे रति के शरीर की। तो रति मीन्स होता है शोभा। अगर हम इस शब्द को इसके आगे और लगा दें और रति, तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है महिला। और महिला से यहाँ पर तात्पर्य होता है कि एक ऐसी जो दूसरे की शोभा बढ़ाए उसको औरत कहते हैं। यानी महिला जो होती है वो अपनी शोभा नहीं बढ़ाती है बल्कि किसी दूसरे और परिवार की और घर की शोभा बढ़ाती है, इसलिए उसे औरत कहते हैं। हालांकि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी महिला को आप महिला कहें, किसी अन्य शब्द से पुकारें, औरत नहीं बोलते हैं। औरत थोड़ा सा नकारात्मक शब्द है, लिखित में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब कहेंगे और ऐसा क्या है सर? तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने घर की महिलाओं को आप महिलाएं कहेंगे तो अच्छा लगेगा। कहेंगे हमारे घर में 4 औरत हैं तो बड़ा अजीब लगेगा ना, माताएं बहनें होती हैं और दूसरे शब्द से उनको पुकार लें, बट औरत नहीं कहेंगे। औरत नकारात्मक शब्द होता है। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर मेल मिलाप और संयोग वाली बात आ गई। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक बात बताते हैं। आलंबन, आलंबन, उद्दीपन, आलंबन, उद्दीपन और संचारी भाव, ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। एक और अनुभाव और बता देते हैं। अनुभाव भी यहाँ लिख देते हैं और संचारी भाव। अब इसको एक एक करके क्लियर कर लेना। एक एक करके क्या क्लियर करना है? अब एक एक करके आपको यही क्लियर करना है कि जैसे हमने आपको बताया कि संयोग श्रृंगार की बात करते हैं तो आलंबन में आपका आएगा नायक और नायिका, ऐसे लिख दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? नायक और नायिका समझ में आ रही? यहां पर ये मतलब हो गया कि जहां भी आलम, अभी हमने इसको 2 भागों में नहीं तोड़ा है। इसका मतलब है कि नायक नायिका में एक आश्रय आलम्बन होगा और एक विषय आलम्बन होगा। अब उसके बाद ले चलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन में कुछ शब्द आप याद रखेंगे। एकांत स्थान, वर्षा मौसम,
क्योंकि ये संयोग श्रृंगार की बात कर रहे हैं। संयोग श्रृंगार में लोगों के लिए बरसात का मौसम सबसे परफेक्ट और कूल माना जाता है। यहाँ पर क्या है कि इसीलिए इसको वर्षा का मौसम, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुख्य रूप से बताई गई हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अनुभव, वे प्रक्रिया जो उन दोनों के बीच में हुई। अनुभव, क्रिया प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा, हमने आपको लिख दिया था क्रिया प्रतिक्रिया, दोनों समझ में आ गई। और संचारी भाव, जो भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो, वही हमने ऊपर बताया था, वहीं पर हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। अब हम आपको इसके एक उदाहरण की तरफ लेकर चलते हैं, फिर हम उदाहरण आपको एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का बताएंगे। आप एक उदाहरण हम लिखेंगे, आप देखते रहेंगे। देखते हैं क्या है। बूझत श्याम कहत तू गोरी। पढ़िए इसे। बूझत श्याम कहत तू गोरी, कहाँ रहत काकी है छोरी। कहाँ रहत का की है छोरी। और एक और लिखते हैं, देखी कबहू न ब्रज की खोरी। देखिए क्या चीज है। बूझत श्याम कहत तू गोरी, कहाँ रहत काकी है छोरी, देखी नाय कबहू ब्रज खोरी। इसका अर्थ समझिएगा। यहाँ पर स्थायी भाव आपको समझ में आ गया। एक एक चीज़ हम क्लियर कर दूं ताकि हम अगले अलंकार में ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। पूरा दिमाग हम इसी अलंकार में ठूस देते हैं ताकि जितना भी आगे वाले अलंकार हैं उनको अच्छे से समझ में आ सके। स्थायी भाव तो हमें रति दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नायिका और नायिका के मिलने की बात है। पूजत श्याम, श्याम तो जानते हैं कन्हैया जी। गोरी, गोरी मतलब राधा, राधा से बताया गया है कि यानी श्याम, कन्हैया जी श्याम राधा से पूछते हैं, क्या कहते, पूजत श्याम कहते तू गोरी। कह रहे हैं ये गोरी राधा, राधा नाम नहीं जानते थे तब, कहाँ रहत का की है छोरी, तू कहाँ रहती हो और किसकी छोरी हो, और देखी कबहू न ब्रज की खोरी। और मैंने, खोरी कहते हैं गलियों को, और मैंने आपको इन ब्रज की गलियों में इससे पहले कभी नहीं देखा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें स्थायी भाव मिल गया तो यहाँ पर हम कहते हैं आश्रय आलम्बन। आप अपने आप निकालेंगे और दिमाग लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आश्रय आलम्बन किसने पूछा था? कन्हैया जी ने। तो कन्हैया जी के मन में आया होगा तो वो नायिका के रूप में, तो कृष्ण, कृष्ण हो गए आलम्बन। किसको देख करके मन में मतलब विचार उत्पन्न आया था? विषय आलम्बन क्या हो जाएगा? विषय आलम्बन हो जाएगी कौन सी? राधा। ओके, इसके बाद हमें क्या देखना है? दोनों देख लिया। अब उसके बाद उद्दीपन। उद्दीपन में हम देख सकते हैं उन गलियों में जहां वो घूम रहे थे उनको ले सकते हैं, जैसे शाम का वक्त, सुबह का वक्त, जब भी देखा हो वो सब चीजें। अनुभव, अनुभव आप समझ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हुआ ही हो, उन दोनों के बीच नहीं भी हुआ हो। अनुभव का मतलब है कि हो सकता है कि राधा जी कृष्ण को देखकर मुस्कराई हों या नहीं भी मुस्कराई हों। मुस्कराई होंगी तो हम मुस्कराना को लिख देंगे, या रो गई हों तो उनके, या हो सकता है कह दिया हो आप इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई, तुमने मेरा नाम पूछ लिया, ये भी कह सकते हैं। तो ये भी जो भी एक्शन दिखेंगे वो किस में आ जाएंगे? अनुभव के अंतर्गत। तो ये तो हमने आपको एक बता दिया स्थायी का उदाहरण। अब हम आपको ले चलते हैं एक इसका वियोग रस का उदाहरण। वियोग रस में सबसे पहले एक अच्छा उदाहरण आपने बहुत सुना होगा, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार
भगवान राम की तरफ ले चलते हैं। भगवान राम का नाम तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है, भगवान राम का नाम तो खूब अच्छे से जानते हैं। और उसमें एक होता है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग पक्षियों वन पक्षियों पदों पौधों, क्या तुमने हमारी तुम देखी सीता, क्या आपने हमारी सीता को देखा। मृग नैनी, मृग नैनी उनके मृग जैसे नैन थे, यानी सीता मृग नैनी, क्या आपने हमारी सीता को देखा। तो यहाँ पर आपको देखते ही लग रहा है, क्या लग रहा है, वियोग श्रृंगार। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट करूँगा कि वियोग श्रृंगार और करुण रस, वियोग रस और करुण रस में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि वियोग रस और करुण रस में फ़र्क क्या है। एक लाइन में हम आपको फर्स्ट क्लियर कर देते हैं। वियोग रस में मिलने की उम्मीद रहती है, जैसे अब जैसे हम कहना नहीं चाहिए, हाँ, वियोग रस में ये है कि मान लीजिए कोई एक फौजी ड्यूटी पे गया है और उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही है, तो ये है वियोग रस। लेकिन वियोग रस के बाद अगर किसी भगवान ना चाहे, अगर कहीं वो जो फौजी था वो शहीद हो गया किसी भी कारण से, तो अगर वो शहीद हो गया तो उस पत्नी की जो यादगार बनेगी वो करुण रस में बदल जाएगी। वियोग रस ही करुण रस में बदल जाता है जब उसके मिलने की आशा खत्म हो जाती है। यानी जहाँ मिलने की आशा नहीं होती है वहाँ करुण रस होता है, और जहाँ मिलने की आशा होती है वहाँ वियोग रस होता है। तो हमने आपको ये बता दिया। एक और हम बताते हैं कि हे ऊधों नाय मन 10-20, ये श्री कृष्ण का एक उदाहरण लेके चलते हैं। हे ऊधों नाय मन 10-20 एक हाथों सो गयो श्याम सिंह। यानी वहाँ की जो जनता कह रही है, जब उन्होंने उद्धव को भेजा श्री कृष्ण ने, उन्होंने कहा था कि मैं परसों आ जाएंगे, ये सब बहाना आपने बहुत सुने होंगे, तो उन्होंने ये कहा था हे ऊधों नय मन 10-20, हमारा मन एक ही था, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया और आप कह रहे हैं यहाँ पर मन लगाओ। कैसे हो सकता है कि हे ऊधों नय मन 10-20, हमारे मन हैं वो 10-20 नहीं है, बल्कि एक ही मन था, वो गया ऊधों के साथ। और उस समय एक और चीज़ कही थी, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, बड़ी अच्छी सी चीज़ उन्होंने कही थी। वो क्या लिखा था, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर। जब उन्होंने उनको समझाया था तो उन्होंने लिखा था नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सो मोय देव पिलाए। यही लिख देता हूँ, सो मोय देव पिलाए। बड़ी अच्छी बात लिखी है, इसको आप समझ के देखिएगा, बड़ी दर्द भरी बात है इसमें। नखत, नखत कितने होते हैं, नक्षत्र 27, वेद कितने होते हैं 4, और ग्रह कितने होते हैं 9, 9 4 13 और 27 कितना हो गया 40, जोड़ दिया अर्ध कर, अर्ध का मतलब हो गया 20 और 20 का मतलब 20। कितनी सुंदर बात कही थी, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सो मोय देव पिलाए। यानी 20, मुझे 20 पिला दो, मैं रह नहीं सकती उनके बिना, या तो उनको यहाँ भेज दो या फिर मुझे 20 पिला दो। तो यहाँ पर भी वियोग रस का उदाहरण है। आपको बहुत सारे वियोग रस के उदाहरण मिलेंगे और हम आपको ले चलते हैं। तो अब हम आपको अगले वीडियो में, आज हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया और श्रृंगार रस बताया, हम आपको अगले वीडियो में लाएंगे वियोग रस, वो करुण रस की बात करेंगे, और फिर हास्य रस और आगे के जितने भी क्वेश्चन टाइप होते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।